हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बाल मनोविज्ञान में टॉपिक फर्स्ट, विकास की अवधारणा, सीखने से उसका संबंध। इस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं विकास के बारे में, विकास और वृद्धि में अंतर के बारे में, विकास की विशेषताओं के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्था और उनकी विशेषताओं के बारे में। बाल विकास में 6 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है शैशवावस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। उसके बाद आता है बाल्यावस्था, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था होता है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की आयु तक होती है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। इसके बाद आती है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष की तक आयु तक होती है। इसके बाद युवावस्था, जो कि 18 से 40 वर्ष तक होती है। फिर प्रौढ़ावस्था, जो 40 से 65 वर्ष तक की होती है। फिर वृद्धावस्था, जो 65 वर्ष से ऊपर की आयु की होती है। तो ये हो गई अवस्थाएं। अब हम एक एक अवस्थाएं लेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो पहली अवस्था है शैशवावस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसकी पहली विशेषता है लंबाई और भार में तीव्र वृद्धि। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कोई बालक जब जन्म लेता है तो 2 वर्ष तक की अवस्था में उसकी लंबाई और उसके भार में तीव्र वृद्धि देखी जाती है। जन्म लेने के बाद उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है, उसके भार अर्थात वेट में भी वृद्धि शुरू हो जाती है। दूसरी विशेषता होती मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, अर्थात कोई भी बालक जिसे भय लगता है वह तुरंत वहाँ से भाग जाता है। किसी कुत्ते को देखने पर, जानवर को देखने पर तुरंत भाग जाना, भूख लगने पर भोजन को ढूंढना, गुस्सा लगने पर चिल्लाना, दूसरे को मारना, यह मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक मतलब मूल प्रवृत्ति, जो हमारी प्रवृत्ति होती है और समय समय पर हम उसे बाहर निकालते हैं। तीसरी विशेषता होती है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, आत्मचिंतन। इस अवस्था के बालक अंतर्मुखी व्यक्तित्व दर्शाते हैं। जीन पियाजे ने शैशवावस्था को संवेदी प्रेरक अवस्था कहा है। जीन पियाजे और जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में हम आगे विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे, परंतु अभी आप यहाँ इतना जान लीजिए कि शैशवावस्था को जीन पियाजे ने संवेदी प्रेरक अवस्था कहा है। पांचवी विशेषता होती है जानने के लिए संवेदी अंगों पर निर्भरता। इस अवस्था के बालक किसी भी वस्तु, किसी भी जानवर को जानने के लिए अपने संवेदी अंगों का प्रयोग करते हैं। संवेदी अंग अर्थात आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये क्या होते हैं हमारे संवेदी अंग। कोई भी एक छोटा बालक जो 2 वर्ष तक की अवस्था का होता है, वह किसी चींटी को जब चलते हुए देखे तो वो उसे हाथ से छूने की कोशिश करता है और कई बार तो वो उसे खा कर के भी देखता है कि ये आखिर है क्या। अर्थात वह किसी भी वस्तु को जानने के लिए संवेदी अंगों का प्रयोग करता है। छठी विशेषता होती हाथ पैर से सोचने की अवस्था। 7वां खिलौने की आयु। 2 वर्ष के बालकों को अपने खिलौनों से काफ़ी प्रेम होता है और वे खिलौनों से खेलते हैं। शैशवावस्था के बालकों में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। काम प्रवृत्ति अर्थात वे अंगूठों को चूसते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनमें सामाजिक जीवन का अभाव होता है। और जीवत्वारोपण। जीवत्वारोपण अर्थात निर्जीव को सजीव समझना। निर्जीव को सजीव समझना। जैसे एक छोटा बालक या बालिका अपनी डॉल को इस तरह से सजाती है, इस तरह उसे कपड़े पहनाती है जैसे वह कोई निर्जीव नहीं अपितु सजीव प्राणी हो। तो एक छोटा बालक अपने खिलौने को उसी तरीके से रखता है जैसे वह उसका कोई मित्र हो। इसके बाद वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व मतलब शैशवावस्था में बालकों को संसार की सभी वस्तुएं स्थायी लगती हैं। जैसे अगर हम एक खिलौना छिपा दें तो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं।
तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक बालक अगर खिलौना छिपा देने पर उसे ढूंढना प्रारंभ कर देता है तो यह शैशवावस्था की कौन सी विशेषता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? वस्तु स्थायित्व। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं नैतिक विकास का अभाव। इस अवस्था के बालकों में नैतिक विकास या नैतिक मूल्यों का अभाव होता है। इसमें सामाजिक जीवन का भी अभाव रहता है। ना तो इनके कोई मित्र होते हैं, ना तो इनका कोई सामाजिक ग्रुप होता है, सामाजिक समूह होता है। शैशवावस्था के बालकों में तार्किक चिंतन का भी अभाव होता है। ये तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की विशेषता है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति की तीव्रता, अर्थात इस अवस्था के बालक दूसरे की नकल करने में तेज होते हैं और वे वही करते हैं जो हम करते रहते हैं। शैशवावस्था की आखिरी विशेषता है निर्देशित व्यवहार, अर्थात हम इन्हें जैसा निर्देश देते हैं, जैसा कहते हैं, वैसा ये करने लगते हैं, वैसा ये बोलने लगते हैं, क्योंकि इनमें तर्क करने की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई रहती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, शैशवावस्था किस आयु वर्ग के बच्चों को कहते हैं। आप इन सब को पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए अगर देखा जाए तो विकास की अवस्थाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब आगे हम बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। इनकी विशेषताओं को देखते हैं तो इनकी पहली विशेषता है कि सामाजिक जीवन का प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था में आपने पढ़ा था कि सामाजिक जीवन यहाँ पर नहीं था, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक जीवन का प्रारंभ शुरू हो जाता है। अर्थात बच्चे जब थोड़ा बड़े होने लगते हैं तो वे मित्र बनाना शुरू करते हैं, वे समाज में निकलना शुरू करते हैं, खेलना शुरू करते हैं। उसके बाद दूसरी विशेषता होती बहिर्मुखी व्यक्तित्व का प्रारंभ। शैशवावस्था में आपने पढ़ा था अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, अर्थात बच्चे अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं और अंदर ही चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते थे। लेकिन यहाँ पर बालक अपने विचारों को व्यक्त करता है, बताता है कि उसे क्या चाहिए, उसे कैसा महसूस हो रहा है किन्हीं भी चीज़ों को लेके। तो तीसरी विशेषता होती टोली निर्माण का काल। टोली अर्थात यहाँ पर बच्चों के अपने मित्र होते हैं, वे उन्हीं मित्रों के साथ खेलना पसंद करते हैं। चौथी विशेषता होती जिज्ञासा प्रवृत्ति की तीव्रता। जिज्ञासा मतलब इस अवस्था के बालकों को सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना बहुत पसंद होता है। जैसे एक छोटा बालक है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपका छोटा भाई होगा या छोटी बहन होगी जो 2 से 6 वर्ष की अगर आयु वर्ग के बीच में होगी, तो वे आपसे कोई भी छोटी चीज़ों को लेकर के कई सारे प्रश्न पूछते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, ये उनकी आयु वर्ग की विशेषता ही है। इसीलिए आप लोग उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें ज़रूर दिया करें, क्योंकि उनकी इससे जिज्ञासा प्रवृत्ति और अधिक बढ़ती है। इस अवस्था के बालकों को प्रश्नों का विशेषता एक होती है कि प्रश्नों का काल। प्रश्नों का काल क्यों? क्योंकि दोनों, आपको पहले ही मैंने बताया कि इस अवस्था के जो बालक, पहले ही बताया कि इस अवस्था के बालक जिज्ञासु होते हैं और जिज्ञासा उनके अंदर होगी तो वे क्या पूछेंगे? प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न मतलब वो किसी भी चीज़ों को देखते हैं तो वो उनके बारे में और अधिक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, फिर इसके आगे क्या होगा। ऐसे प्रश्न वे पूछते हैं जो कई बार हमें पसंद नहीं आते हैं, लेकिन हमें उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। आगे की विशेषता होती है लिंग विभेदीकरण। इस अवस्था तक बच्चे अपने मित्रों को पहचानने लगते हैं। कोई बालक होगा तो वो बालक के साथ खेलना पसंद करेगा, कोई बालिका होगी तो वो अपनी सहेली के साथ खेलना पसंद करेगी, अर्थात लिंग विभेदीकरण यहाँ हो जाता है। जीन पियाजे ने पूर्व बाल्यावस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है।
और इस अवस्था में भी तार्किक चिंतन का अभाव होता है। मतलब तार्किक चिंतन से अवस्था में भी नहीं थी, पूर्व बाल्यावस्था में भी तर्क नहीं कर पाते हैं बालक। 9वीं विशेषता होती है केंद्रण। इस अवस्था के बालकों में केंद्रण पाया जाता है, अर्थात किसी वस्तु के या घटना का केवल ये एक ही पक्ष देख पाते हैं। किसी वस्तु या घटना का केवल एक ही पक्ष देख पाना, अर्थात अगर पूर्व बाल्यावस्था के बालकों को किसी दो बालक में एक बालक को अगर हम गिलास में जूस दें और एक को हम किसी कटोरी में दें तो उन्हें लगेगा, जबकि दोनों में जूस की मात्रा बराबर दिया है आपने, लेकिन बालकों को लगेगा कि गिलास में दिया गया जूस ज़्यादा है कटोरी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि गिलास ज़्यादा लंबा है तो उसमें ज़्यादा जूस है, कटोरी छोटी है तो उसमें जूस कम है। मतलब वे केवल एक ही पक्ष देख पाते हैं किसी भी वस्तु या घटना का, इसे हम केंद्रण कहते हैं। 10वीं विशेषता होती अंतःप्रज्ञा चिंतन। अंतःप्रज्ञा चिंतन अर्थात ऐसा चिंतन जो केवल बुद्धि तक सीमित होता है। इसके बाद बुद्धि तक सीमित होता है। इसके बाद तर्कड़ा का दिवा स्वप्न। ये बच्चे तर्क तो देते हैं परंतु इनका तर्क सही नहीं होता है। मतलब आपने इन्हें किसी के बारे में कुछ बताया तो ये पलट के आपको उसके बारे में कुछ ज़रूर बताएंगे कि नहीं ये चीज़ें ऐसी नहीं ऐसे होती हैं, लेकिन वह सिर्फ वे अपने हिसाब से बताते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो बता रहे हैं उनका तर्क वो एकदम सही हो। इसके बाद मस्तिष्क की तैयारी का काल भी हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में धीरे धीरे बालक का मस्तिष्क डेवलप होना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालकों में अनुत्क्रमणिता की विशेषता पाई जाती है, लेकिन व्युत्क्रमणिता का अभाव होता है। अनुत्क्रमणिता मतलब अगर हम दो संख्याओं को जोड़ें अनुत्क्रमणिता मतलब जैसे हम एक लिख रहे हैं 21, दूसरा लिख रहे हैं 20 और इन्हें ऐड कर दें तो आ गया 41, तो इसे हम बोलेंगे अनुत्क्रमणिता। लेकिन अगर हम बच्चों से कहें कि 41 में से फिर से 20 तुम माइनस कर दो तो क्या आ जाता है 21। बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि कैसे पहले एक बार जोड़ की प्रक्रिया होती है, फिर अगर हम उसी में से माइनस कर दें तो दोबारा फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अर्थात बच्चे दो संख्याओं को जोड़ तो जान पाते हैं पर वे यह नहीं समझ पाते हैं कि अगर उसे घटा दिया जाए तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 48 में से 12 हम ऐड करते हैं तो 60 आता है, लेकिन अगर 60 में हम 12 माइनस कर दें तो फिर से 48 आ जाएगा। ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अर्थात उनमें अनुत्क्रमणिता तो होती है लेकिन व्युत्क्रमणिता का अभाव होता है। पूर्व बाल्यावस्था के बाद अब हम पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। इसकी पहली विशेषता होती है समूह का काल। इस अवस्था को समूह का काल कहा जाता है। टोली मतलब होता है जिसमें हम मित्र तो होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे को जानते ही हों। कोई भी हमारा पड़ोसी आ गया हम उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन समूह में जो हमारे मित्र होते हैं उनके बारे में हम अच्छे से जानते रहते हैं कि वो कहाँ जाता है पढ़ने, वो क्या करता है, सब कुछ उसके बारे में एक बालक जानता रहता है। वह कौन से क्लास में है, कौन से स्कूल में है, सब कुछ। और इस अवस्था में नैतिक मूल्य बनने लगते हैं, अर्थात इसे नैतिक विकास का काल भी कहते हैं। इसकी तीसरी विशेषता होती है स्मृति का काल, अर्थात इसमें बच्चों को अगर किसी से लड़ाई हुई है, वो किसी से बहुत खुश हैं, तो ये उनके मस्तिष्क में स्मृति बनकर रहती है। इसके बाद चौथी विशेषता होती है प्रतिद्वंदिता का काल।
इस अवस्था के बच्चों में कंपटीशन का भाव आ जाता है, चाहे वह खेल हो चाहे वह पढ़ाई में हो। जीन पियाजे ने उत्तर बाल्यावस्था को मूर्त संक्रिया अवस्था नाम दिया है। शैशवावस्था को क्या नाम दिया था? संवेदी प्रेरक अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था को जीन पियाजे ने क्या कहा था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसी तरीके से जीन पियाजे ने उत्तर बाल्यावस्था को मूर्त संक्रिया अवस्था कहा है। छठी विशेषता होती है मूर्त तार्किक चिंतन का प्रारंभ। उत्तर बाल्यावस्था के बालकों में मूर्त तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। मूर्त मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, अर्थात वे वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं उनके बारे में बालक समझने लगते हैं और तर्क भी करने लगते हैं। लेकिन इस अवस्था के बालकों में अमूर्त तार्किक चिंतन का अभाव होता है, अर्थात जो चीज़ें उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं हैं वे उनके बारे में तर्क नहीं कर पाते हैं, ना ही कुछ विचार कर पाते हैं। इस अवस्था के बालकों में आगमनात्मक तर्क पाया जाता है, लेकिन निगमनात्मक तर्क का अभाव होता है। आगमनात्मक तर्क मतलब जब हम बालकों को उदाहरण से पढ़ाएं उसके बाद नियम की ओर ले जाएं तो उसे हम बोलते हैं आगमनात्मक तर्क। और निगमनात्मक तर्क जब हम पहले नियम बताएं बच्चों को उसके बाद उदाहरण बढ़ाएं तो उसे निगमनात्मक तर्क कहते हैं। और अच्छे से हम आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क को समझते हैं। आइए देखते हैं। तर्क दो तरीके के होते हैं, एक आगमनात्मक तर्क और एक निगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क को हम कहते हैं उदाहरण से नियम की ओर, इसी को हम विशिष्ट से सामान्य की ओर कहते हैं। इसे हम खोज का तर्क भी कहते हैं। और इसी विधि द्वारा हमें प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं उनमें मूर्त तार्किक चिंतन तो पाई जाती है लेकिन अमूर्त तार्किक चिंतन नहीं होता है। तो इसीलिए अगर मूर्त मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, अगर हम पहले उन्हें उन उदाहरणों के साथ पढ़ाएंगे जो चीज़ें उन्हें पता होती हैं, जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से पाई जाती हैं, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। तो आगमनात्मक तर्क में हम पहले उदाहरण बताते हैं उसके बाद नियम बताते हैं। जैसे हम लोगों को पढ़ाया जाता था का से कबूतर, खा से खरगोश, तो क्योंकि बच्चे का नहीं जानते वो कबूतर जानते हैं, इसीलिए हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए कबूतर वाला का, खरगोश वाला खा, गमला वाला गा। तो वे जल्दी सीखेंगे क्योंकि वे कबूतर हो गया, गमला हो गया, खरगोश हो गया, उससे परिचित रहते हैं। ठीक, इसे हम विशिष्ट से सामान्य की ओर का तर्क भी कहते हैं, इसे खोज का तर्क भी कहते हैं। दूसरा होता है निगमनात्मक तर्क, जिसे नियम से उदाहरण की ओर का तर्क कहते हैं। इसमें पहले हम नियम बताते हैं फिर उदाहरण बताते हैं। जैसे हम लोगों का जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वह कुछ इसी तरीके से पढ़ाया जाता था, वह निगमनात्मक विधि होती थी। पहले हम लोगों को संज्ञा की परिभाषा बताई गई थी, उसके बाद उदाहरण बताया गया था। लेकिन पढ़ाने का यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि बच्चों को पहले उदाहरण बताना चाहिए फिर नियम बताना चाहिए। इसे सामान्य से विशिष्ट की ओर का भी कहते हैं तर्क, और इसे प्रमाण का तर्क भी कहते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि एक अध्यापिका पहले संज्ञा की परिभाषा देती है फिर उसका उदाहरण या किस प्रकार का शिक्षण कर रही है, तो संकलनात्मक, परिभाषात्मक, आगमनात्मक, निगमनात्मक, इसका क्या होगा? निगमनात्मक तर्क, क्योंकि पहले वह नियम बता रही है उसके बाद उदाहरण दे रही, जो कि निगमनात्मक विधि के अंदर